हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैंटीज क्लासेस। तो जैसा कि हमारी क्लास 12 चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस की वीडियो सीरीज चल रही है, ये हमारा पार्ट 5 होगा। तो इसका पहला टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन, यानी डिसइंटीग्रेशन के क्या परिणाम निकलते हैं। तो जैसा कि हमें पता ही है कि यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो चुका है ना। एक सोवियत संघ जो हुआ करता था वो 15 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। तो सेकेंड वर्ल्ड का कोलैप्स हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड का मतलब क्या है कि जैसे दो ध्रुवीय, एक तरीके से हम क्या पोलैरिटी के बारे में बात कर रहे हैं ना, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो बाइपोलैरिटी मतलब दो ध्रुवीय जो वर्ल्ड है वो एक ध्रुव में आ जाएगा अब, और यहाँ पे जो सेकंड वर्ल्ड है वो खत्म हो जाएगा। तो सेकंड वर्ल्ड आपका यूएसएसआर है, फर्स्ट वर्ल्ड यूएसए है, ठीक है। तो यहाँ पे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होने के बाद वो 15 रिपब्लिक्स में डिवाइड हो जाता है। और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, जो बाल्टिक रिपब्लिक वाले हमने कुछ कंट्रीज देखे थे ना, एस्टोनिया, लाटविया, ये सब, तो वो भी अलग हो जाते हैं और वो इंडिपेंडेंट अपने आप को घोषित कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो इसके जो ये डिसइंटीग्रेशन होता है, इसके क्या परिणाम निकलते हैं, इसका जो रिजल्ट निकलता है ना, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो जो पहला चेंज आता है वो हम देखेंगे कि कोल्ड वॉर का एंड हो जाता है ना। 1991 में जो कोल्ड वॉर चल रहा था 1945 के बाद से शुरू हो जाता है, जब जापान में वो हिरोशिमा नागासाकी वाला अटैक हुआ था। उसके बाद फिर क्या है, यूएसएसआर और यूएसए जो है ये अलग अलग पावर्स बन जाते हैं और उसके बाद कोल्ड वॉर में शुरू हो जाता है। और कोल्ड वॉर एक्चुअली है क्या, ये क्या है कि इन लोगों में एक होड़ मची है कि कौन सबसे ज़्यादा आगे रहेगा, किसके पास मिलिट्री वेपन्स ज़्यादा होंगे, किसके पास न्यूक्लियर पावर ज़्यादा होगी, किसके पास इकोनॉमी ज़्यादा होगी। तो दोनों क्या है, अलग अलग मॉडल्स को अपना लेते हैं। तो जो यूएसए है वो कैपिटलिस्ट मॉडल को अपनाता है इकोनॉमी के अंडर, और जो आपका ये यूएसएसआर है ये कम्युनिज्म यानी एक तरीके से सोशलिस्ट मॉडल को अपनाता है। तो बस इसी की जो आइडियोलॉजी है ना, इसी की जो लड़ाई है कि कौन सबसे ज़्यादा आगे रहेगा, तो उसी को कोल्ड वॉर बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये डिस्प्यूट्स हैं ये एक तरीके से खत्म हो जाते हैं, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो हमने क्या देखा कि जो सोशलिज्म है वो खत्म हो गया है ना, जो कम्युनिज्म मॉडल है वो खत्म हो गया, क्योंकि लोग जो है उसके अगेंस्ट आ जाते हैं, उनको वो चीज़ें पसंद नहीं आती कि सरकार जो है हमको अपने कंट्रोल में रखती है। तो यहाँ पे कैपिटलिस्ट मॉडल को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने लग जाते हैं। तो उसी के ऊपर ये पूरी लड़ाई थी। तो यहाँ पे कैपिटलिस्ट मॉडल जो है वो जीत जाता है, यानी यूएसए जो है उसकी जो व्यवस्था है वो एक तरीके से आगे आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मिलिट्री जो है वो अलग अलग 2 ब्लॉक्स में बटी हुई थी। जैसे तो अगर देखा जाए तो यूएसए ने नाटो बनाया था और यूएसएसआर ने क्या बनाया था, वार्सो पैक्ट बनाया था। तो इसके अंदर कुछ कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन रहता है। तो यहाँ पे आज की डेट में क्या है, नाटो चल रहा है, 31 कंट्रीज का एक अलायंस है, और जो वार्सो पैक्ट है वो खत्म हो चुका है। जैसे ही डिसइंटीग्रेशन होता है तो वो वार्सो पैक्ट भी खत्म हो जाता है उसके साथ ही, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से जो न्यूक्लियर वेपन्स की इनकी होड़ मची हुई थी ना कि कौन आगे रहेगा। तो यूएसए जो है वो अपने आप को सर्वोपरि, अपने आप को हेड घोषित कर लेता है, और यहाँ पे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो भी, जो उनकी जो कंपटीशन चल रहा था वो भी खत्म हो जाता है। लेकिन अगर देखा जाए आज की डेट में तो रशिया जो है वो सबसे ज्यादा आगे है न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में। तो यहाँ पे जो मिलिट्री ब्लॉक्स थे जो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो चुके थे ना, वार्सो पैक्ट एंड नाटो, तो अभी सिर्फ नाटो ही रह जाता है। वार्सो पैक्ट के खत्म होने के बाद एक शांति कायम हो जाती है वहां पे पूरे वर्ल्ड में। और सेकंड चीज हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो उनके रिलेशंस हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि पहले कुछ कंट्रीज जो यूएसएसआर के साथ थे और फिर कुछ कंट्री जो यूएसए के साथ थे, तो क्योंकि जिन कंट्रियों ने कैपिटलिज्म को अपना लिया था तो वो यूएसए के साथ चले जाते हैं। पहले कभी वो यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे, लेकिन अब वो यूएसए में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमी एंड तो जैसे ही इनकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चेंज आता है तो उनके आइडियाज, उनके इंस्टीट्यूशंस, इन सब चीज़ों में भी चेंज आने लग जाता है, उनकी विचारधारा भी बदल जाती है। और कोल्ड वॉर के एंड होने के बाद यहाँ पे मतलब 2 पॉसिबिलिटीज बची हुई थी कि या तो जो बच गई है ना सुपर पावर, जैसे यूएसए जो बच गई है वो सुपर पावर बनी रहेगी वर्ल्ड की, या फिर जो जितने भी कंट्रीज हैं वो सब अपना अपना अलग अलग ग्रुप बनाएंगे और अपनी पावर जो है उसको घोषित करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या देखेंगे हम, नेक्स्ट चैप्टर में जो आपका 3rd चैप्टर है वहाँ पे ये बताया गया है कि किस तरीके से जो यूएस की हेजीमनी है ना वो आ जाती है, यानी एक ही वर्ल्ड बनता है, यूनिपोलर सिस्टम जो है वो लागू हो जाता है। और वो यूनिपोलर सिस्टम कौन लागू करता है, ये अमेरिका लागू करता है, ठीक है ना। और यहाँ पे वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, जो अमेरिका की एक तरीके से इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इनका बोलबाला हो जाता है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जितने भी कंट्रीज कैपिटलिस्ट मॉडल को अपनाना चाहते हैं उनको ये लोग पैसा देना शुरू करते हैं, उनको कर्ज देना शुरू करते हैं। और अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो ये अपने आप को लिबरल डेमोक्रेसी बताते हैं। ये बताते हैं कि हमारा जो लोकतंत्र है वो कितना उदारवादी है ना, किस तरीके से जो बाकी के कंट्रीज हैं जो उसमें एमर्ज हुए हैं उनके लिए एक तरीके से उनको बांधने का काम कर रहा है, उनको ऑर्गेनाइज करने का काम कर रहा है, उनकी पॉलिटिकल लाइफ को ऑर्गेनाइज करने का काम कर रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं यूएसए के साथ, ठीक है।
उसके बाद अगर थर्ड चीज़ देखी जाए तो जैसा कि हमने देखा था कि जो कंट्रीज अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल बाल्टिक रिपब्लिक्स हैं, तो वो ज्वाइन करना चाहते हैं नाटो को, है ना। वो नाटो को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका का ये बहुत बड़ा अलायंस है और वेस्टर्नाइजेशन को वो अपनाना चाहते थे, है ना। उनकी जो इकोनॉमी है, उनका जो सिस्टम है, उसको अपनाना चाहते थे। तो इसीलिए वो चाहते थे कि हम लोग जो है यूरोपियन यूनियन के साथ मिल जाएं और नाटो के साथ मिल जाएं। जैसे आज की डेट में देखा जाए तो यूक्रेन इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। वो ईयू का पार्ट बनना चाहता है, नाटो का पार्ट बनना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें जो ना इनके अंदर आ जाती हैं और इसी की वजह से ही डिसइंटीग्रेशन होता है। जो उनकी डिमांड्स होती है ना कि हमें वेस्टर्नाइजेशन के साथ जाना है, तो यहीं से डिसइंटीग्रेशन जो है इसकी स्टार्टिंग हो जाती है। उसके बाद आगे देखें तो जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ना, जैसे कि कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये सारे जो कंट्रीज हैं, इनको एक अलग ही जोग्राफिकल फ़ायदा मिलता है क्योंकि ये सेंटर में होते हैं, है ना। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे ये जो कंट्रीज़ हैं ये हैं, देखो कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तो ये कंट्रीज़ जो हैं ये एक अलग ही फ़ायदा उठाते हैं। ये चाहते हैं कि हम वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ भी हाथ थाम के चलें और रशिया जो है उसके साथ भी मतलब हमारा रिलेशन अच्छा बना रहे, तो ना दोनों तरफ से इनको फ़ायदा चाहिए, तो ये इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो इनकी रिलेशन जो हैं वो चाइना के साथ भी हैं, अमेरिका के साथ भी हैं, रशिया के साथ भी हैं। तो ये इस तरीके से, क्योंकि ये थोड़े से क्या है पिछड़े हुए कंट्रीज थे, तो ये चाहते थे कि हमें हर जगह से जो सहायता मिलती रहे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो नए नए कंट्रीज़ हैं, जो नए नए प्लेयर्स हैं, वो एमर्ज होते हैं कैपिटलिस्ट मॉडल के अंदर, और जो उनकी आइडेंटिटी है, उनकी इंटरेस्ट है ना, उनकी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो समस्याएं हैं वो भी डिफरेंट हो जाती हैं। और इसके इशू के बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं बोरिस येल्सिन को। तो बोरिस येल्सिन का जो टाइम पीरियड है वो 1991 से लेके 1999 तक रहता है। एक्चुअली ये क्या है, इंडिपेंडेंट जब रशिया और ये सारे कंट्रीज जब अपने आप को अलग घोषित कर लेते हैं तो ये इंडिपेंडेंट रशिया के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। पहले कभी ये कम्युनिस्ट पार्टी के हुआ करते थे जब यूएसएसआर था, और इन्होंने ये गोर्बाचेव जो है ना, इन्होंने इनको मेयर भी बनाया था कम्युनिस्ट पार्टी का। लेकिन बाद में देखा जाएगा कि गोर्बाचेव के खिलाफ ही ये खड़े हो जाते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा भी दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनके प्रोटेस्ट वगैरह भी देखे गए हैं। इनका बहुत बड़ा रोल होता है यूएसएसआर के अंदर, जो प्रोटेस्ट चल रही थी जनता के द्वारा, तो उनको ये इंस्पायर करते हैं। वो ये खुद चाहते थे कि कैपिटलिस्ट मॉडल जो है उसको अपनाना चाहिए ना, उसका जो कम्युनिज्म मॉडल है, जो सोशलिस्ट मॉडल है, वो इतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इनका। तो इनको ब्लेम भी किया जाता है इस चीज़ के लिए कि किस तरीके से ये सोशलिस्ट मॉडल को कैपिटलिस्ट मॉडल में बदलना चाहते थे। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा शॉक थेरेपी इन द पोस्ट कम्युनिस्ट रेजिम्स, ठीक है। तो जैसा कि हमने देख लिया है कि कोलैप्स हो जाता है कम्युनिज्म, जो सोशलिस्ट मॉडल है वो कोलैप्स हो जाता है। जो कंट्रीज हैं वो अपने आप को कैपिटलिस्ट मॉडल में डालना चाहते थे। तो जो उसका प्रोसेस होता है ना, एक्चुअली ये कम्युनिज्म से निकल के कैपिटलिज्म में जो जाने का प्रोसेस है, ये कितना पेनफुल रहेगा उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है? एक्चुअली ये थेरेपी होती है कि शॉक देके, यानी आपको एक तरीके से पहले पेन दिया जाएगा, फिर आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे जैसे मेडिकल केसेस में देखा गया है ना, कि पहले उनको शॉक देके उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ऐसे ही इनको शॉक क्या मिला है? इनको शॉक ये मिला है कि इनका जो मॉडल है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और इनको कैपिटलिज्म में जाना है, यानी इनका जो ट्रीटमेंट है वो कैपिटलिस्ट मॉडल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है ये किस तरीके से जो मॉडल ऑफ ट्रांजिशन है ना, रशिया, सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, जो पहले ये पूरे 15 रिपब्लिक्स का ग्रुप हुआ करता था, तो उनके लिए जो ये ट्रांजिशन है कितना पेनफुल रहेगा। और वर्ल्ड बैंक एंड IMF जो है इस चीज़ को शॉक थेरेपी का नाम देते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शॉक थेरेपी। कई बार ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, कॉन्सिक्वेंसेस या रीजन जो भी है, ठीक है। तो ये आप एक तैयार कर लेना एक क्वेश्चन शॉक थेरेपी का। तो जैसे अगर कोई भी अदर कंट्रीज हैं, उनके साथ भी कभी ना कभी ऐसी घटना रही होगी, है ना, कुछ चेंजमेंट करने के लिए ये सारे जो प्रोसेस हैं ये चलते हैं, लेकिन सबका जो डायरेक्शन है, जो फीचर्स हैं, वो क्वाइटली सिमिलर ही रहे हैं। मतलब रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसके जो रिजल्ट हैं वो सबके सेम ही रहे हैं। तो यहाँ पे जो हर एक कंट्री है वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंडर में, ठीक है। और ये अपने आप को पूरी तरीके से बदल डालते हैं। इनका जो गवर्नेंस रहता है उसको भी बदल देते हैं, इकोनॉमी मॉडल जो होता है उसको बदल देते हैं। और ये चाहते थे कि सोवियत का जो मॉडल है ना, सोवियत के जो रूट्स हैं उससे बिल्कुल हमें निजात मिल जाए, हम उनके अंडर में नहीं आना चाहते दोबारा से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डोमिनेशन है वो किसका हो जाता है? ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का हो जाता है। और यहाँ पे क्या प्राइवेटाइजेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है।
तो एक्चुअली कम्युनिज्म में क्या होता था, सारी चीज़ें जो हैं ये पब्लिक हुआ करती थी और यहाँ पे गवर्नमेंट का पूरी तरीके से एकाधिकार होता था। लेकिन जो ये कैपिटलिस्ट मॉडल है ना, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, निजीकरण जिसको बोलते हैं, यानी अपने अंडर में आप कुछ भी कर सकते हो और उसका जो प्रॉफिट होगा, उसका जो बेनिफिट होगा आप खुद ले सकते हो। लेकिन पब्लिक में क्या होता है, आपको सरकार को भी देना होता था। ठीक है, तो इस चीज़ से क्या है, लोग परेशान हो जाते हैं और कैपिटलिस्ट मॉडल को अपनाने लग जाते हैं। उसके बाद देखेंगे कि कलेक्टिव फार्मिंग जो है ना, कलेक्टिव फार्मिंग एक तरीके से बंद हो जाती है और इसको कौन टेक ओवर कर लेता है, प्राइवेट फार्मिंग कर लेती है। यानी पहले क्या है, एक ग्रुप में हुआ करती थी, मतलब एक गवर्नमेंट के अंडर में हुआ करती थी, लेकिन अब जो लोग हैं वो प्राइवेटली अपनी फार्मिंग करेंगे। उसके बाद एग्रीकल्चर में कैपिटलिज्म शुरू हो जाता है। लोग जो हैं हाई वैरायटी ऑफ सीड्स यूज़ करने लग जाते हैं, अपनी खुद की प्राइवेट फार्मिंग करने लग जाते हैं, उसका जो प्रॉफिट बेनिफिट है वो सब उन्हीं को मिलेगा। तो ये यहाँ पे हम देखेंगे कि जो थर्ड वे है ना, ये पूरी तरीके से या तो स्टेट के कंट्रोल में रहेगा, यानी जो निजीकरण है उसके अंडर में रहेगा, या कैपिटलिज्म में रहेगा। ठीक है, गवर्नमेंट का इसमें रोल जो है वो बहुत कम हो गया था। और शॉक थेरेपी ना एक ड्रास्टिक चेंज लेकर आती है इन सब कंट्रीज़ के लिए, इनकी इकोनॉमीज़ के लिए। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से स्विच हो जाती हैं किसके अंडर में, ये लोग फ्री ट्रेड स्टार्ट कर देते हैं, है ना, यानी मुक्त व्यापार जिसको बोलते हैं, कि जो चीज़ें हैं वो जितनी ज़्यादा फ्री रहेंगी, ट्रेड इतना इजीली हो सकेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इतना इजीली, मतलब फ्रीक्वेंटली करना है, आपको कोई बाउंडेशंस नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ये लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, यानी बाहर की जो कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं और इनके जो मेन इंजन्स होते हैं ना, ये सारी चीज़ें जो इनको चेंज कर देती हैं। तो यहाँ पे फॉरेन, जैसे हमने इन्वेस्टमेंट देखा कि ये फॉरेन जो कंपनीज हैं या फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, इनकी फाइनेंशियल ओपनिंग शुरू हो जाती है और यहाँ पे करेंसी कन्वर्टिबिलिटी भी शुरू हो जाती है, यानी करेंसी को किसी भी और कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करना यहाँ पे शुरू होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कैपिटलिस्ट मॉडल के ही एग्जाम्पल्स हैं सारे के सारे। तो फाइनली क्या होता है, जो ये ट्रांजिशन है ना, वो सारे के सारे जो अलायंसेस थे 15 कंट्रीज़ का, तो उनके साथ जो ट्रेड है, उनके साथ जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, उनके साथ ब्रेकअप हो जाता है और ये लोग अपने जो हाथ हैं वो किसके साथ मिला लेते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ मिला लेते हैं, उनके साथ लिंक अच्छे बना लेते हैं, उनके साथ रिलेशंस मजबूत बना लेते हैं। और यहाँ पे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो कैपिटलिस्ट मॉडल है, वो अपने आप को एक नेता के रूप में घोषित कर देता है कि हाँ भाई, हम सब लोगों को गाइड करेंगे कि कैसे कैपिटलिज्म मॉडल को अपनाना है, कैसे वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो उसकी जितनी भी एजेंसीज होती हैं, जितने भी संगठन्स होते हैं, वो सारे क्या करते हैं, अपने अंडर कंट्रीज़ को मिलाने लग जाते हैं, उनको गाइड करने लग जाते हैं कि आप इस तरीके से अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करो, इस तरीके से अपने कंट्री के लिए काम करो, ऐसे गवर्नमेंट को आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो जैसे आज की डेट में देखा है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है यूएनओ का। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सब लोगों को एक तरीके से गाइड करता है, सारे कंट्रीज़ को एक साथ लेके चलता है। तो उसका हेड भी यूएसए है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।